हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज वो है वीवर्स, मतलब जो बुनकर लोग होते थे उस वक्त। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आयरन स्मेल्टर्स को, मतलब जो लोहे को पिघाल के जो सामान बनाते थे। ठीक है, फैक्ट्री ऑनर्स के बारे में देखेंगे, जो फैक्ट्रीज के मालिक थे। इस पूरी बुक में हमने डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं ना, और धीरे धीरे उन्होंने ट्राइबल्स को और बाकी सारे जितने भी रूलर्स वगैरह थे उनको किस तरीके से अपनी पॉलिसी से अफेक्ट किया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स की जो फैक्ट्री उस वक्त उन पे क्या फ़र्क पड़ा था, मार्केट्स पे क्या फ़र्क पड़ा था जब वो आए थे। ठीक है, तो चैप्टर 6 डिस्कस करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से साइंस कंप्लीट हो चुकी है, चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट करके उन चैप्टर्स के नीचे आप पूछ सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे शिप्स हैं। तो हमने अपने कुछ चैप्टर्स में देखा था कि ये जो हमारा नीचे वाला कोस्टल वाला पार्ट जो था इंडिया का, यहाँ पर सारे शिप्स आते थे, यहाँ पर पोर्ट हुआ करते थे, सारे दूर दूर से कंट्रीज से क्या शिप्स आते थे, सामान लेकर जाते थे और लेकर आते थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वो सीन दिखाया गया है कि ये कोई पोर्ट होगा यहाँ पर और यहाँ पर ये सारे शिप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है सूरत की, जो कहाँ पर है, गुजरात में। अब ये गुजरात पड़ता कहाँ पर है, ये देखिए इस तरीके से हमारी इंडिया है ना, यहाँ पर गुजरात पड़ता है। ये थोड़ा सा अजीब हो गया यहाँ से, चलिए। तो उस वक्त का ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट था ओशन ट्रेड्स के लिए, ओशन से जो भी ट्रेड करने के लिए लोग आते थे। डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग द पोर्ट। डच और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज़ के जो शिप्स वगैरह आते थे वो इस पोर्ट को यूज़ करते थे। द अर्ली 17th सेंचुरी, इट्स इम्पॉर्टेंस डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। तो जब 17th सेंचुरी आपकी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, इसका यूज़ होना, इस पोर्ट का यूज़ होना बंद हो गया, डिक्लाइन हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कि जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिश जब रूल हुआ तो क्या हुआ उस वक्त, वो इस पूरी स्टोरी में, इस चैप्टर की स्टोरी में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज, इस पूरे चैप्टर में हमारा सारा फोकस रहेगा एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे, मतलब कपड़े वाली जो इंडस्ट्रीज थी, एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर। ठीक है, बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये दोनों इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं के भी किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। तो कॉटन की वजह से जो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन था, ठीक है, उसको यहाँ पे दोबारा देखते हैं। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इस कॉटन की प्रोडक्शन की वजह से ब्रिटेन एक बहुत अच्छी जगह पर लाई कर रहा था उस वक्त, है ना। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टिंग ग्रोइंग फ्रॉम 1850 से आप देखेंगे कि आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज भी ग्रो करना स्टार्ट हो गई हैं। ब्रिटेन केम टू बी नोन एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ब्रिटेन को क्या बोला गया, पूरे वर्ल्ड का वर्कशॉप बोला जाता था उस वक्त। तो कपड़े के बारे में देख लिया कि कपड़ा उस वक्त कितना ज़्यादा ब्रिटेन के लोग कॉटन यहाँ से लेके जाते थे और वहाँ से कपड़ा बना के सब जगह बेचने लगे थे। ठीक है, तो कॉटन में भी आगे हो गए उस वक्त, और स्टील और आयरन इंडस्ट्री जैसे जैसे अपने ग्रो कर रही थी वहाँ पर, तो वहाँ इतना ज़्यादा ग्रो हुआ ब्रिटेन में कि उसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोला गया। क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं 1850s के टाइम में, किसको बोला गया, तो आप बोलेंगे ब्रिटेन। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो रहा था उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे था, इंडिया के ऊपर जो उन्होंने कॉलोनाइज किया था, है ना, इंडिया को जो उन्होंने अपने अंडर जो पूरा चलाया हुआ था। यू हैव सीन चैप्टर 2, जो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी इंटरेस्टेड इन द ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स।
तो हमने जैसे चैप्टर 2 में देखा था किस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेडिंग के रूप में आए थे, ठीक है। उनका काम था सिर्फ ऑक्यूपेशन, और धीरे धीरे उनका जो पैटर्न था वो चेंज होता गया ट्रेड करने का। लेट 18th सेंचुरी की बात है। द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया। कंपनी क्या करती थी, इंडिया से सामान खरीदती थी, एंड एक्सपोर्ट दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, और उनको एक्सपोर्ट कर देती थी इंग्लैंड और यूरोप में, और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। कैसे? इंडिया से वो चीप रेट्स में खरीदते थे और वहाँ जाके और महंगे में बेच देते थे। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट began to see India as vast market for their industrial products, and over time manufactured goods from Britain began flooding India. How did this affect? अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूरे में, यहाँ पर पूरे में ये लिखा गया है कि धीरे धीरे हुआ क्या, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाने लगे। जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब वहाँ पर मशीन्स डेवलप हुई, मशीन डिस्कवर हुई, वहाँ पर मशीन बनने लगी, तो एक बाढ़ सी आ गई कपड़े की ब्रिटेन में, एक बाढ़ सी आ गई। तो अब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पे तो इतना सारा कपड़ा हम लोग इधर अपने इस एरिया में बेच रहे हैं ना, तो हमें अब कोई और जगह भी चाहिए जहाँ पे हम अपना सामान बेच सकें। तो अभी तक तो वो इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, अब उन्होंने अपना कपड़ा इंडिया में भी लाकर बेचना शुरू कर दिया। अभी तक रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, ठीक है, अब वो कपड़ा बना के यहाँ पे खुद बेचने आएंगे, ठीक है। तो अब जब वहाँ से कपड़ा यहाँ बिकने आ रहा है, तो ये भी देखेंगे कि हुआ क्या इंडिया में। तो यहाँ पे वो बोला गया है कि इंडिया क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज थी, उन पे क्या फ़र्क पड़ा इसका, वहाँ से जो चीज़ें आने लगी यहाँ पर बन के। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, इंडिया के जो टेक्सटाइल्स थी, जो कपड़ा था, और पूरे वर्ल्ड मार्केट में उसका क्या प्रभाव था, एंड कैसे कैसे वो डिक्लाइन हो रहे थे। लेट अस फर्स्ट लुक टू टेक्सटाइल प्रोडक्शन। पहले हम देखते हैं कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन क्या था, है ना। अराउंड 1750s की बात है, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड बंगाल, मतलब अभी तक उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बंगाल को नहीं जीता है। इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था उस वक्त, कॉटन के कपड़े सबसे ज़्यादा। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनोवेट बोथ ऑफ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्वायर्ड क्राफ्ट्समैनशिप। तो इंडिया के जो कपड़े थे, एक तो बहुत फाइन क्वालिटी का होता था, एंड उनके ऊपर जो क्राफ्ट्स वर्क हो रखा था, जो हमारे यहाँ के बुनकर थे, वो बहुत ज़्यादा यूनिक था। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा, पेना। तो यहाँ तक इंडिया का कपड़ा जाता था, पूरी वेस्ट में सेंट्रल एशिया तक। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगम बाय इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। 16th सेंचुरी तक क्या हो रहा था, इंडिया के यूरोपियन लोग यहाँ से कपड़ा, पूरा बना बनाया कपड़ा लेकर जाते थे और वहाँ जाके बेचते थे, ठीक है। मेमोरीज ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। तो इंडिया के कपड़े के बारे में, इंडिया की टेक्सटाइल्स कितनी अच्छी थी, क्राफ्ट्स पर्सन कितने अच्छा काम करते थे, तो बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड इंडिया का इंग्लिश लैंग्वेज में और बहुत सारे लैंग्वेज में अभी भी संभाल के रखा गया है। उस वक्त की बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। तो हमें अच्छा लगेगा कि हम उन्हें देखेंगे ओरिजिन कैसे था क्राफ्ट्स पर्सन का, टेक्सटाइल्स का, और वो हमें क्या बताते हैं। तो मिड 19th सेंचुरी की बात है। पटोला एक टाइप है ये प्रिंटिंग का। तो पटोला वाज वुवन इन सूरत। कहाँ पे होता है ये? सूरत में होता है, अहमदाबाद में। एंड पटन नेक्स्ट टाइप है ये भी। तो पटोला, पटन कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन हेयर। तो सूरत में ये इस तरीके का जो क्राफ्ट किया जाता था उसका नाम था पटोला। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। शब्द हमें क्या बताते हैं? हिस्ट्री बताते हैं। तो वही तो हमें देखना है ना कि ये क्या बताते हैं हमें। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, सबसे पहले हमारे इंडिया में यूरोपियन ट्रेडर्स नहीं, सबसे पहले ईरान, इराक से लोग आया करते थे, और वो यहाँ से जो चीज़ खरीद के ले जाते थे, वहाँ से फिर यूरोप वाले इनसे खरीद लिया करते थे, क्योंकि उन्हें इंडिया आने का रास्ता नहीं पता था। फिर उन्होंने जब इंडिया आने का रास्ता ढूंढा केप ऑफ गुड होप से होके, तो फिर वो खुद से ट्रेडिंग करने लगे, है ना। तो सबसे पहले इराक में जो मोसुल है, अरब के मर्चेंट्स इंडिया का कॉटन वहाँ से खरीद के ले जाते थे इंडिया से, ठीक है। सो दे बिकन रेफरिंग टू
ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मौसूल। तो मौसूल जिस जगह से वो खरीद के ले जाते थे उसका नाम था मौसूल। तो उससे इस कपड़े का नाम, इस कॉटन के इस वैरायटी का नाम, इस कपड़े की वैरायटी का नाम पड़ा मुस्लिम। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी। व्हेन द पोर्टुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस दे लैंडेड इन कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। जब सबसे पहले पोर्टुगीज यहाँ पे मसाले खरीदने के लिए आए थे तो सबसे पहले कैलिकट केरला साइड, जो कि हमारा कहाँ साउथ वेस्ट इंडिया में पड़ता है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आइए। कहाँ पर आए? कैलिकट में सबसे पहले। कौन? पोर्टुगीज। द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टूक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पाइसेस केम टू बी वेल कॉल्ड कैलिको। तो हुआ क्या कि कैलकटा से सबसे पहले कैलिकट आई है, ठीक है, कैलकटा या ये ना स्पाइसेस के साथ, मसाले के साथ कपड़ा भी ले जाते थे, तो उसका नाम उन्होंने, जो कैलिकट से लेके जाते थे उसका नाम रख दिया कैलिको। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर कॉटन टेक्सटाइल। तो अब क्या हुआ, कॉटन के देखिए कितने कितने नाम हो गए, मुस्लिन हो गया, कैलिको हो गया, तो जिस जगह से वो लेके जा रहे हैं वही उन्होंने नाम दे दिया। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट्स। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे इंडिया का जो कपड़ा था उस वक्त वेस्टर्न मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। तो आप पेज 3 में फिगर देखेंगे। एन ऑर्डर बुक दैट आर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन कैलकाटा इन 1730। ब्रिटिश कंपनी सबसे पहले क्या करते थे, उस वक्त अपने लोगों को इंडिया भेजते थे। कैलकाटा 1730 की बात है ये। तो एक बुक का पेज है, यहाँ पे पूरा हिसाब लिखा हुआ है उसमें कि किससे कितना कपड़ा लिया गया है। तो यहाँ पे क्या करते थे, अपना ऑर्डर देते थे, फिर वो हमारे यहाँ के जो इंडियन वीवर्स वगैरह थे वो उनको कपड़ा बना के देते थे उस हिसाब से। द ऑर्डर दैट ईयर्स, उस साल के ऑर्डर बताए गए, इतने सारे पीसेस का ऑर्डर है टोटल इस पेज में जो भी देखेंगे। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स। देखिए कितना ज़्यादा वैरायटी बताई हुई है यहाँ पे। दीज वर नोन बाय द कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीसेस गुड। यूजुअली वुवन क्लोथ पीसेस दैट वर 20 यार्ड्स लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। तो एक पीस कितना, 20 यार्ड लॉन्ग और 1 यार्ड वाइड। तो ये पेज है वो वाला 1730 का। ये यहाँ पे आपको बहुत सारे बुनकर के नाम मिल जाएंगे, जैसे ये देखो दिल्लो, अलीबाबिस, कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे जिनसे इन्होंने कपड़ा लिया है, कब लिया है, कितने में लिया। तो एक पेज है, उस वक्त का हिसाब है इसमें। तो लंदन में है ये, लंदन में। चलिए ये है जामदनी। जामदनी वीव 20वीं सेंचुरी में ये बनाया जाता था इस तरीके की। जामदनी इज़ अ फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वुवन ऑन द लूम। तो ये डेकोरेटिव मोटिव्स जो बने हुए हैं ये इसके ऊपर बनाए जाते थे। किस किस कलर के? ग्रे एंड वाइट। ऑफन अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड। इसमें कॉटन और सोने के धागे से भी काम किया जाता था, जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर जामदनी वीविंग वर ढाका इन बंगाल एंड लखनऊ। तो जामदनी उस वक्त कहाँ थी? बंगाल और लखनऊ में बनाया जाता था जामदनी वाला कपड़ा। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ इन द बुक। Amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton clothes called chins. चिन्स एक कॉटन की क्लोथ है जिसका ज़्यादातर ये बल्क में ऑर्डर किया करते थे। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कॉटन क्लोथ हम पढ़ेंगे। यहाँ इसको खासा भी बोला जाता था। और एंड बंधना। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिन्स कम फ्रॉम, कि चिन्स कहाँ से आया? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत। तो चिंत वर्ड था हिंदी में, तो इनको चिंत बोलना नहीं आता था तो इन्होंने बोला चिन्स। अ क्लोथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन। तो चिन्स कैसा होता है? ऐसा छोटा सा होता है, कोई भी कपड़ा उसमें छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं, फ्लावर पैटर्न्स होते हैं, तो उस डिज़ाइन को चिंत बोला गया। चिन्स वाला कॉटन का क्लोथ चाहिए हमें इस तरीके से। फ्रॉम द 1618 देयर स्टार्टेड अ क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। और ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फेमस था इंडिया का ये चिन्स वाला कपड़ा। एंड यूरोप में भी इसके जो फ्लोरल डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे उस वक्त सबको। फाइन टेक्सचर होता था और ये थोड़ा सस्ता भी होता था, तो रिच पीपल भी इसको पहनते थे। इवन जो क्वीन थी वहाँ की वो भी इंडिया का ले जाया हुआ कपड़ा पहनती थी। सिमिलरली द वर्ड बंधना, ये एक और वर्ड है क्लोथ की वैरायटी का। नाउ रेफर्स टू एज ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक। ये वाला है वो बंधना वाला।
Originally the term derived from the word bandhana, Hindi for typing, and referred to a variety of brightly colored cloth producing through the method of tying and dyeing. डाई करके और ये ऐसे कुछ प्रिंट्स बना के एक क्या बनाया जाता था, स्कार्फ, छोटा सा पीस होता था जो गले में बांधते हैं, तो इस तरीके के डिज़ाइन होते थे। इस वाले कपड़े को क्या बोलते थे, बंधना बोलते थे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हम प्रिंटेड के हिसाब से उन्होंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पर नाम बोल दिए उनके। प्रिंटेड डिज़ाइन ऑन फाइन क्लोथ चिन प्रोड्यूस इन मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, मिड 19th सेंचुरी में। देयर वर, और ये जो स्कार्फ है, इसके बीच में लाइन डाल दी जाती थी ताकि बता दिया जाए कि यहाँ से आपको इसको यूज़ करना, बांधना है। देयर वर अदर क्लोथ्स इन ऑर्डर टू बुक देयर वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जैसे कासिम बाजार, पटना, कैलिकट, उड़ीसा, चारपुरे। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड्स शो हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो जिस जिस जगह से सामान खरीद के ले जाते थे उसी तरीके से उस कपड़े का नाम वो रख दिया करते थे अपने हिसाब से। तो ये आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो कपड़ा था वो कितना ज़्यादा पॉपुलर था। तो यहाँ पे यही बोला गया कि मिडल में लाइन डाल दी जाती थी ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से उसको टाई करना है, यहाँ से उसको बांधना है। तो सिल्क का पीस है और गोल्ड के थ्रेड एम्ब्रॉयडरी भी होगी, इस पर पैटर्न बनाए हुए। राजस्थान और गुजरात में आपको ये मिलेगा इस तरीके का। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स, इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स, इंडियन का कपड़ा इंडियंस का कपड़ा हम देखेंगे यूरोपियन मार्केट में। तो बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian textile। तो हुआ क्या, वहाँ पे हुआ क्या कि 18th सेंचुरी में जो वहाँ के टेक्सटाइल्स वर्कर्स जो थे, वहाँ पे जिनकी टेक्सटाइल्स कंपनियाँ थी, वो थोड़े से चिंतित हुए, परेशान हुए कि यहाँ तो इंडिया का कपड़ा आया जा रहा है, हमारा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया के कपड़े के खिलाफ क्या किया, प्रोटेस्ट किया वहाँ पर। कि इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड, अब 1720 में क्या हुआ, बैन लगा दिया गया कि इंडिया से कोई भी प्रिंटेड क्लॉथ नहीं आएगा, ठीक है, जैसे कि चिन्स। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वॉज नॉन एज कैलिको एक्ट, इस एक्ट को क्या बोला गया, कैलिको एक्ट बोला गया 1720 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगिन टू डेवलप, अब यहाँ पे ये वो समय था जो इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो करी थी। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन, अब वो इंडियन टेक्सटाइल के साथ कम्पीट नहीं करना चाहती थी और ना वो कर पा रही थी। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन क्लॉथ। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे, वहाँ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो अपने कपड़े को सिक्योर करना चाहती थी और इंडिया के कपड़े को, ताकि वो एंटर ना कर पाए, हमें कॉम्पीट नहीं करना होगा। फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। तो पहली कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वहाँ पे बनी गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया ना उनको कि इंडिया का कपड़ा ठीक है, हम नहीं आने देंगे, तुम ग्रो करो। इंडियन डिज़ाइन वर नाउ इनिशिएटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिम प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। अब लेकिन मुस्लिम प्लेन कपड़ा तो यहाँ से जा रहा था ना, कॉटन का, इंग्लैंड में जा रहा था प्लेन कपड़ा कॉटन का, अभी तक तो सारा प्रिंटेड जा रहा था। अब प्लेन कपड़ा वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे वो लोग क्या करें, प्रिंट करें, और सेम वही इंडिया वाला डिज़ाइन। अब यहाँ पे आती है एक मशीन की बात, स्पिनिंग जेनी, जिसमें क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से यहाँ पे थ्रेड बनेगा तो इनको कपड़ा भी मिल जाएगा। तो कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो हुआ क्या, इंग्लैंड में जैसे कि अब कंपटीशन बहुत चल रहा था इंडिया के जो कपड़े से इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के कपड़े को कॉम्पीट करना पड़ रहा था। तो 1764 की बात है, एक मशीन इन्वेंट हुई स्पिन जेनी, किसने की थी, जॉन काय ने, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। तो इससे क्या हुआ कि स्पिंडल्स की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई, धागे की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। नेक्स्ट तेज़ी कब आई कि जब रिचर्ड ऑकवाइट ने क्या किया, स्टीम इंजन का इन्वेंट किया 1786 में। क्लॉथ कुड नाउ बी वुवन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीप टू। अब यहाँ पे कपड़ा कैसे बनने लगा, अब यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगा और बहुत सस्ता भी था, क्योंकि मशीन काम कर रही है, बहुत जल्दी कपड़ा बन रहा है। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यूज टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। लेकिन अभी भी 18th सेंचुरी के एंड तक इंडिया डोमिनेट थी हर जगह पर, इंडिया का कपड़ा।
यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। तो इन सारी कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया इन सारी मशीन्स को यूज़ करके। दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर। तो अभी तक क्या चल रहा था कि ये लोग सिल्वर के बदले कपड़े और स्पाइसेस खरीद के ले जाते थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया था, कॉन्क्वर कर लिया था, उसके बाद वहाँ से कोई भी ना तो गोल्ड आएगा ना ही सिल्वर लाने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने वहाँ से जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे ज़मींदार और पीजेंट से, उसी से उनका काम चल जाता था। अब कोई भी वैल्यूएबल चीज़ वहाँ से नहीं आएगी और ये सिर्फ फ्री में अपना काम करेंगे। एक साइड से ये देखा जाएगा यहाँ पर। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं ये यहाँ पे फिगर में क्या बताया गया, देखते हैं। एज यूरोपियन ट्रेड एक्सपैंडेड, ट्रेडिंग सेटलमेंट वर एस्टैब्लिश्ड एट वेरियस पोर्ट्स। जैसे जैसे यूरोपियंस का ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था तो उन्होंने क्या, बहुत सारे पोर्ट्स पे अपने सेटलमेंट बना लिए थे। डच सेटलमेंट कहाँ पे बना, कोचिन में 17th सेंचुरी में, ठीक है। तो फिर वहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्टिफिकेशन भी कर दिया था उन्होंने, है ना। ये लेट 18th सेंचुरी के वीविंग सेंटर्स हैं, पूरी इंडिया में बता रखे हैं कि कौन कौन से तरीके का कपड़ा। देखिए सिल्क, जो ट्रायंगल है ना, ये सिल्क का बता रहा कहाँ कहाँ पर सिल्क मिलेगा। चिन्स है, चेक्स और स्ट्रिप्स का प्रिंट, प्लेन वाइट कपड़े। तो बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर, ठीक है, लोकेटेड अलॉन्ग द न्यूमरस रिवर्स डेल्टा। बंगाल एक बहुत सारे रिवर्स के आसपास था, तो इजीली वहाँ से कपड़ा ले जाना आना बहुत इजी होता था। द प्रोडक्शन सेंटर्स इन बंगाल कोड इजीली ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड डिस्टेंस प्लेसेस। दूर दूर जगह पर आराम से कपड़ा भेज दिया जाता था। डू नॉट फॉरगेट अर्ली 19th सेंचुरी रेलवेज हैड नॉट डेवलप। रेलवे और रोड यहाँ पे डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है, क्योंकि अब रेलवे और रोड डेवलप नहीं हुए हैं तो एक रूट सी का ही बच जाता है, तो सी के रूट से दूर दूर कपड़ा आया जाया करता था। Dhaka, Eastern Bengal was the foremost textile center in the 18th century. It was famous for its mulmul and जामदानी weaving. पैटर्न बताया है यहाँ पर भी। चलिए अब देखते हैं क्लस्टर ऑफ कॉटन वीविंग सेंटर्स अलॉन्ग कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम मद्रास। कोरोमंडल कोस्ट से मद्रास तक फैल गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में आपको दिखाई देगा। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट देयर वर इम्पॉर्टेंट वीविंग सेंटर इन गुजरात। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर से देख लीजिए, गुजरात में, मद्रास से आंध्र प्रदेश तक फैल गया है ना। नेक्स्ट, हु वर वीवर्स। ये वीवर्स कौन थे? वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। वीवर्स उस कम्युनिटी से बिलोंग करे थे, वो लोग थे जो कि बहुत अच्छा वीविंग करते थे, जो बहुत अच्छे बुनकर लोग थे, उनको हम क्या बोलते थे? वीवर्स। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो उनकी जो एक स्किल्स थी उनके बच्चे भी सीखते थे, आगे आगे पास होती रहती है। द तांती वीवर्स, तो ये वीवर्स के नाम दिए गए उनकी, मतलब ये बहुत सारे वीवर्स हैं यहाँ पर, तो हम इनको बोलेंगे तांती वीवर्स इस तरीके से। तो जो बंगाल के वीवर्स थे उनको तांती वीवर्स, द जुल्हास और मोमिन वीवर्स इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ये नाम याद रखिएगा इन वीवर्स के, कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत यहाँ से। तो जुल्हास मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड कैट कॉलर एंड दिवांग ऑफ साउथ इंडिया। तो वीवर्स के बारे में। आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग। पहली स्टेज क्या होती थी कि कपड़े को बनाने की फर्स्ट स्टेज थी स्पिनिंग, कि रुई से क्या करें, टकली और चरखे की मदद से क्या करें, उसका धागा बनाएं, ठीक है। लंबे लंबे थ्रेड से उसके टकली पे क्या धागा बनाया जाता था उस कॉटन से। उसके बाद क्या होता था, जो वुवन थे, जो वीवर्स थे, उस धागे को एक साथ करके अब उसको एक साथ किया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था। ये काम कौन करते थे? मैन। अब क्या होता था, उस थ्रेड को करना होता था डाई। जो डाई करते थे उन लोगों को बोला था रंगरेज। अब बात आती है, अब कपड़ा बन गया, डाई होगी, अब इस पे आएंगे प्रिंट होगा अब इस पे। तो ब्लॉक प्रिंटर्स होते थे, चिप्पी गार्ड्स जिनको बोला गया है, तो वो क्या करते थे, ऐसे कोई लकड़ी का उस पर डिजाइन बना था, वो पूरे कपड़े पे उस पर प्रिंट कर दिया करते थे। हैंडलूम वीविंग एंड ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस फैमिलीज ऑफ इंडियंस। तो बहुत सारे इंडियंस जो वीवर्स थे, जो
उनकी वाइफ थी वो भी साथ में काम करती थी। तो बहुत सारे जो फैमिलीज थी वो इसी काम पे डिपेंडेंट थी उस वक्त। ये देखिए एग्जांपल में आपको यहाँ पे फिगर में बताया हुआ बंगाल के तांती वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, तो अब देखेंगे कि किस किस तरीके से उनका डिक्लाइन हो रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। हम देखेंगे जैसे जैसे ब्रिटेन में डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके साथ साथ इंडिया में भी उसका फ़र्क पड़ा। कैसे? फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कॉम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल। अब एक काम तो ये था कि इंडियन के कपड़े को ब्रिटिश टेक्सटाइल से भी क्या करना था, कॉम्पीट करना था। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंडिया ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। तो होता क्या था कि ब्रिटेन का कपड़ा तो फ्री ट्रेड था, बिना किसी भी टैक्स के वो आ जाता था, लेकिन इंडिया का कपड़ा जब वहाँ पे जाता था ना तो बहुत टैक्स लगता था उस पर, वो लोग बहुत टैक्स लेते थे जिसकी वजह से वो महंगा होता था, कोई नहीं खरीदता था। तो बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउट इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट्स इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कपड़ा मशीन से बन रहा था, इतना ज़्यादा कपड़ा बनाते थे बहुत ज़्यादा कि जितनी ये मार्केट्स थी यहाँ की अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप की, इन्होंने एक्वायर कर ली थी। एंड हज़ारों वीवर्स जो थे इंडिया में वो इन एम्प्लॉयमेंट हो गए थे, उनके काम छिन गया था उनसे। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट, सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ा था वो बंगाल के वीवर्स को करना पड़ा। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट। अब क्या होता है, इंग्लिश और यूरोपियन जो कंपनीज थी उन्होंने इंडिया का कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। एंड उनके जो एजेंट्स थे एडवांसेस टू, अब पहले क्या होता था, जो कपड़ा वो खरीदते थे तो वीवर्स को क्या एडवांस मिल जाता था जिससे वो अपना कपड़ा बना लेते थे और उनका फ़ायदा भी हो जाता था, है ना। तो अब क्या, अब उनको कोई एडवांस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे बताई हुई है कि वी मस्ट स्टार्व फूड, इतनी गंदी कंडीशन आ गई थी कि ये जितने भी वीवर्स थे उन्होंने अपनी वो बताई है कि हमें इतना ज़्यादा फेस करना पड़ा था कि हमको खाने के तक के पैसे नहीं थे, है ना। तो ये बताया हुआ इसमें। बट वॉर्स वॉज स्टिल टू कम, लेकिन इससे भी ज़्यादा वॉर्स आने वाला था। कैसे? बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। 1830s के आते आते जो ब्रिटिश का कपड़ा था वो इंडियन मार्केट्स में भी आ गया था, बाढ़ से आ गई थी इंडियन मार्केट्स में। इनफैक्ट बाय 1880s 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लोथ्स worn बाय इंडियन वर मेड ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। इवन ये देखा जा सकता है कि 1818s तक आते आते जो 2/3 कपड़ा लोग पहनते थे इंडिया के वो ब्रिटेन का होता था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर बट ऑल्सो स्पिनर्स। इसका प्रभाव वीवर्स के ऊपर भी और स्पिनर्स के ऊपर भी पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पिनिंग, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स थी जो थोड़ा पैसा कमा लेती थी स्पिनिंग वगैरह करके, अब वो भी जॉबलेस हो गई थी। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई, जो हाथ से जो वीविंग होती थी जैसे साड़ियाँ वगैरह बनाना, तो ये सारे काम अभी कम्प्लीटली डाई नहीं हुआ था क्योंकि मशीन से ये काम करना बहुत मुश्किल होता था, मशीन से बॉर्डर्स वगैरह नहीं बन पाते थे, पैटर्न नहीं बन पाते थे साड़ी वगैरह पर, है ना। दीज हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग्स द रिच, अब इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अमीर लोग भी पहनते थे, मिडिल क्लास लोग भी पहनते थे इसको। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लोथ यूज्ड बाय द पुअर पीपल इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव हियर ऑफ सोलापुर, आपने सोलापुर के बारे में सुना होगा जो वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, एंड मदुरा इन साउथ इंडिया। These towns emerged as important new centers of weaving। ये दो नए सेंटर बने जहाँ पर वीविंग के, ये दो नए सेंटर बने लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। पहले वाले जो गांव थे वो बेकार हो चुके थे, अब यहाँ पे जो हाथ वाला वर्क है, जो हैंडलूम वीविंग है वो होएगी तो ये नए सेंटर उभर के आएंगे। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बायकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जब नेशनल मूवमेंट चली तो महात्मा गांधी ने बोला कि आप बायकॉट करो इनके कपड़े को, इनके सारे सामान को, अपने हाथ से काटो, अपने हाथ से बुनो, खादी अपने आप कपड़े बनाओ और खुद पहनो। तो खादी ग्रेजुअल बिकम, उस वक्त क्या हुआ, खादी एक सिंबल बन गई नेशनलाइजेशन का। चरखा
चरखे ने क्या किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राई कलर फ्लैग। तो आप क्या देखेंगे कि जब नेशनल कांग्रेस का जब फ्लैग बना तो चरखे ने बीच में जगह ली 1931 की बात। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? उनके साथ क्या हुआ जिन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, जिन लोगों का काम खत्म हो गया था बिल्कुल, है ना। मैनी वीवर्स बिकम एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऐसे वीवर्स थे जो क्या एग्रीकल्चरल लेबर बन गए थे, दूसरों खेतों में जाके काम करने लगे थे, माइग्रेट कर गए थे सिटीज़ में काम ढूंढने के लिए। एंड येट अदर्स वेंट टू कंट्री टू वर्क प्लांटेशन, और बहुत सारे वर्कर्स अफ्रीका चले गए, साउथ अमेरिका चले गए। हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू, अब जो नई नई कॉटन मिल्स खुल रही थी उनके अंदर वो काम ढूंढने चले गए, ठीक है। कहाँ खुली थी, बॉम्बे में, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, यहाँ पर। तो ये 1930 का फोटो है जहाँ पर लेडीज काम कर रही हैं। कॉटन मिल्स कम अप, अब क्या हो रहा है, कॉटन मिल्स आ गई हैं। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया कहाँ आई, बॉम्बे में 1854 में। अर्ली 19th सेंचुरी की बात है। बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। अब जो बॉम्बे का जो पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, किस लिए, इंग्लैंड और चाइना में कपड़े भेजने के लिए, ठीक है। इट वाज क्लोज टू वास्ट ब्लैक सॉइल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल होती है, तो यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छी उगेगी। अब जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा वहीं पे इन्होंने इंडस्ट्रीज़ बनाई तो वहाँ पे इनको पोर्ट भी मिल गया, तो सारा सामान एक जगह हो गया, है ना। यहीं से रॉ मटेरियल भी लेंगे, बनाएंगे भी कपड़ा और फिर भेज भी दिया करेंगे। स्मेल्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को क्या किया जाता है, मेटल फ्रॉम रॉक बाय हीटिंग, जो ओर होते हैं ना, ओर, आयरन ओर वगैरह, है ना, उनको फाइन करके पिघाल के आयरन निकाला जाता है उसमें से और सामान बनाया, उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। बाय 90s ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे, तो 84 मिल्स 1900 तक बॉम्बे में आ चुकी थी। मैनी ऑफ दीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय पारसीज एंड गुजरातीज, तो बहुत सारी जो इनमें से कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थी, वो किसने लगाई थी, पारसी, गुजराती और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उस वक्त उन्होंने, है ना। चलिए, मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू, और भी सिटीज़ में मिल्स लग रही थी। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861, कहाँ पर, अहमदाबाद में। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, अ मिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन कानपुर, उसके बाद कानपुर में हुई। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांड ऑफ फॉर लेबर, अब जैसे जैसे मिल्स बन रही हैं तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत सारे जो गरीब पीजेंट्स थे, आर्टिसंस और एग्रीकल्चर लेबर्स थे, वो सारे यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आ गए। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस द टेक्सटाइल फैक्ट्री इन इंडिया इंडस्ट्रीज इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। हुआ क्या था, शुरुआत के कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसे ना कॉम्पीट करना पड़ता है सबसे, है ना। और यहाँ पे क्या था, अब जैसे ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने हेल्प की थी, कि तुम्हें किसी से कॉम्पीट ना करना पड़ेगा, हम इनको क्या करें, बैन करें इस कपड़े को यहाँ पर। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा था, इनके तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था जब नई नई फैक्ट्रीज मिल्स बन रही थी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की, तो वो क्यों करेंगे, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। चलिए, This eliminated competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protections to local industries. तो जो भी वहाँ की local industries थी, गवर्नमेंट क्या करती थी, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, प्रोटेक्शन नहीं करती थी उनको। The first major spurt in the development of cotton factory production in India therefore was during the First World War. तो कब, अब यहाँ के जो वीवर्स हैं, जो मिल्स यहाँ पे खुली हैं, उनको सबसे ज़्यादा काम करने के लिए कब मिला, सबसे ज़्यादा ग्रोथ उनकी कब हुई, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन था वो भी उस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, तो हुआ क्या, उनका सारा ध्यान वहाँ पे था, वहाँ की फैक्ट्रीज काम नहीं कर रही थी, तो इंडिया से सारा कपड़ा जा रहा था, जो भी फौजी की ड्रेस वगैरह थी वो सारी यहीं से जा रही थी, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ यहाँ पे काम। अब बात आती है स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की तलवार एंड वुड स्टील, और ये किस स्टील से बनी है, उसका नाम है वुड्स, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ बात आएगी स्मेल्टिंग की। अब आयरन वर्कर्स की बात आ गई है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कितने तरह का कपड़ा था, कैसे कैसे टेक्सटाइल साइज, कैसे कैसे वीवर्स का डिक्लाइन हुआ। We begin the story of Indian textile and iron metallurgy by recounting the famous story of टीपू सुल्तान who ruled Mysore till 1799। तो ये स्वॉर्ड किसकी थी, टीपू सुल्तान की, जिन्होंने कब तक, 1799 तक राज किया, कहाँ पर, मैसूर में। फॉट 4 वार्स, उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिशर्स से, और उसके बाद एंड डाइड
फाइटिंग विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और अपने हाथ में अपनी तलवार को लेकर वो आखिरी लड़ाई में मर गए। टीपू लेजेंडरी स्वॉर्ड आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन, अब ये कहाँ पर है, अब ये इंग्लैंड की म्यूजियम में है। क्या आप जानते हैं कि क्या स्पेशल था इस स्वॉर्ड में? द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज, तो ये हार्ड थी, इसके जो एजेस थे शार्प थे, जिससे क्या होता था कि जिससे भी लड़ाई हो रही होती थी उनके कपड़े तक, ये जो आर्मर उस वक्त पहनते थे, जो फौजी आर्मीज में जो होते थे, राजा लोग लड़ते थे एक दूसरे से, तो लोहे के बहुत मोटे मोटे कपड़े से पहनते थे ना, उनको भी काट देती थी, इतनी तेज धार थी इसकी। दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्बन, तो इस तरीके की जो स्वॉर्ड थी, जो तलवारें थी, वो स्पेशल टाइप ऑफ कार्बन से बनाई जाती थी, जिसको हम वुड्स बोलते थे, विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया। उस वक्त पूरे साउथ इंडिया में इस तरीके का मेटल बनता था, ठीक है, वुड स्टील बनती थी। When made into swords produce a sharp edge with flowing watery pattern, तो इस तरीके का पैटर्न था ऐसे। This pattern came very small carbon crystals embedded in the iron, तो ये कैसे बनता है ये पैटर्न, और ये एज इतनी शार्प कैसे थी इसकी कि स्मॉल कार्बन के जो क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स को आयरन के साथ मिला के इस स्वॉर्ड को या इस मेटल को बनाया जाता है। फ्रांसिस बुचानन हु टर्न थ्रू मैसूर इन 1800 में, जब टीपू सुल्तान के डेथ के बाद, ये 1 साल बाद यहाँ पर ये फ्रांसिस आए, इन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान, हाँ ठीक है, वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस इन मैसूर, तो इन्होंने क्या बताया कि उस वक्त इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी इनकी तलवार पर, और बताया कि मैसूर में उस वक्त 100 ऐसी स्मेल्टिंग फर्नेस, मतलब भट्टी जिसमें लोहा वगैरह पिघलाया जाता, तो ऐसी कम से कम 100 फैक्ट्री, 100 फर्नेस थी पूरे मैसूर में। आयरन वॉज मिक्सड विद चारकोल, आयरन को चारकोल के साथ मिक्स किया जाता है, एंड उसके बाद क्या होता है, एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स, उसके बाद क्या किया जाता था, इन छोटे छोटे घड़ों में भर के रख दिया जाता था। थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर्स प्रोड्यूस स्टील आग्ने, तो उसके बाद क्या होता था, घड़े में जब भर के रखते थे, ये जो जितने भी स्मेल्टर्स थे, जितने लोग थे जो काम करते थे, इसको कंट्रोल टेम्परेचर में रखते थे और उसके बाद इसकी स्टील बनाई जाती थी। बट इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया टू, और ये वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी होता था। वुड्स इज एन एंग्लिश वर्जन ऑफ कन्नड़ वर्ड उक्कू, तो ये कन्नड़ वर्ड उक्कू से आया है। तेलुगु हुक्कू, एंड जो ये उक्कू वर्ड है, कन्नड़ का जो उक्कू वर्ड है, ये कहाँ से आया, तेलुगु में इसको हुक्कू और तमिल और मलयालम में इसको उरुक्कू बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्टील, और ब्रिटिशर्स ने बोला इसको उक्कू, उनको बोलना नहीं आता था इसलिए। इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, तो यूरोपियन साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा ये वुड स्टील को आकर्षण हुआ इसके तरफ, तो क्या हुआ, माइकल फैराडे द लीजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक साइंटिस्ट का नाम बताया है आपको, माइकल फैराडे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, तो उन्होंने 4 साल तक क्या किया, इंडियन वुड्स पर 1818 से 1822 तक क्या किया, बहुत सारे डिस्कवरीज करके देखे, एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। तो हाउएवर द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वाज सो वाइडली साउथ इन इंडिया, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रोसेस है स्टील बनाने का, कहाँ था उस वक्त, साउथ इंडिया में ज़्यादा था। वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय मिड 19th सेंचुरी, हुआ क्या कि 19th सेंचुरी के आते आते, मिड में आते आते ये सारा वर्क भी कैसे ख़त्म हो गया, कैसे डिक्लाइन होने लगा स्मेल्टिंग वाला भी। द स्वॉर्ड्स एंड आर्मर्स मेकिंग इंडस्ट्रीज डाई विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स, अब होने क्या लगा था, जो ब्रिटिशर्स थे उनका आयरन भी इंडिया में आने लगा था, तो आयरन भी इंडिया में आने लगा था, जिसकी वजह से इन क्राफ्ट्स पर्सन का डिक्लाइन हो गया। कैसे, अबेंडेंट फर्नेस इन विलेजेस, तो आप देखेंगे कि गाँव में जो भट्टियाँ थी कैसे ख़त्म हो गई बिल्कुल। बिलोज क्या होते हैं, अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर, तो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे कि हवा दी जाती है, जब भट्टी चलती है ना तो उसके आग जो है वो ख़त्म ना हो जाए, बुझ ना जाए, तो इसलिए उसको हवा से हवा देते रहते हैं, तो ये काम कौन करती थी, लेडीज़ करती थी। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, तो वुड्स बनाने के लिए एक हाई टेक्निक यूज़ होती थी रिफाइन आयरन को रिफाइन करने के लिए। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी,
19th सेंचुरी के एंड तक ये जो टेक्निक है वो कॉमन थी। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, उस तरह के स्मेल्टर्स मिल जाते थे उस वक्त, ठीक है। द फर्नेस वार मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले सन ड्राइड ब्रिक, तो ये फर्नेस जो भट्टियाँ थी कैसे बनाई जाती थी, मिट्टी से, है ना, और ईंटों से। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन, स्मेल्टिंग कौन करते थे, मैन करते थे। और बिलोज वाला काम कौन करते थे, वुमेन्स करती थी। वो क्या करती थी, जो चारकोल बर्न होता था उसके अंदर जो कोयला बर्न होता था उसको हवा देती थी जिससे वो अच्छे से बर्न होता रहे। ये देखिए यहाँ पे कोई गांव बताया गया, ये फर्नेस है कोई। अब ये सेंट्रल इंडिया है जहाँ पे अंगारीज रहते थे, कम्युनिटी है ये किनकी, आयरन स्मेल्टर्स की। तो किस तरीके से लेट 19th सेंचुरी में इनका फेमाइन आई, किस तरीके से इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ, वो बता रखा है इसमें। बाय द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज डिक्लाइन, कैसे 19th सेंचुरी तक आते आते इनका जो काम था स्मेल्टिंग पर्सन्स का, कैसे वो डिक्लाइन हुआ। मोस्ट विलेजेस फर्नेस फेल इनटू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन। हुआ क्या था, बहुत ऐसे विलेजेस थे उस वक्त आपको देखने को मिल सकते थे, या अभी पिक्चर जैसे आपको बताई गई है कि वहाँ की भट्टी ऐसे टूटी, ऐसे कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई देख रेख के लिए नहीं, ऐसे छोड़ दी गई थी। वन रीज़न वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ, एक रीज़न क्या था इसका, न्यू फॉरेस्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जो हमने देखा था ट्राइबल लोगों पर किस तरीके से अफेक्ट पड़ा था उनका। हुआ क्या था, जो इन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाए थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, लोगों को जंगल जाने से मना कर दिया था, है ना, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था। अब हुआ क्या था कि चारकोल के लिए, कोयला बनाने के लिए, जो फर्नेस में कोयला यूज़ होगा उसके लिए लकड़ी चाहिए होती थी। अब वो जब जंगल ही नहीं जा पाएंगे तो लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, ना। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ दे ऑफन एंटर द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्ट वुड, अब वो कभी कभी धीरे धीरे छुप छुप के मतलब चले जाते थे, तो बहुत थोड़ी ही वहाँ से लकड़ियाँ ला पाते थे। अब उससे इतना बड़ा काम तो हो नहीं सकता था, तो मैंने गिव अप, बहुत सारे लोगों ने ये काम छोड़ दिया। फिर अपने इन सम एरिया द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस, अब क्या हो, किसी एरिया में ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है तुम जाके लकड़ी ला सकते हो, लेकिन वो क्या करते थे, इतने हाई टैक्स लेते थे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी अब जो फर्नेस वर्कर्स हैं उनकी तो इनकम रिड्यूस थी, वैसे टैक्स इतना देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा उन्हें, तो वो इस तरीके से रिड्यूस हुआ। मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वाज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, तो लेट 19th सेंचुरी के आते आते आयरन और स्टील भी कहाँ से इम्पोर्ट होने लगा, ब्रिटेन यहाँ पे लाने लगे। तो जो भी आयरन स्मिथ्स थे, जो भी लोहे का चीज़ें बनाते थे, वो डायरेक्ट क्या करते थे, ब्रिटेन वालों से खरीद लिया करते थे। तो स्मेल्टर्स कैसे फिर डिक्लाइन होते गए। दिस इन्वेटिवली लोअर द डिमांड ऑफ फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड लोकल स्मेल्टर्स, तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल स्मेल्टर्स थे उनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। चलिए आगे देखते हैं। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ कॉम्पिटिशन, और फिर क्या हुआ, हमने देखा कि 20th सेंचुरी तक जितने भी आर्टिसंस थे, जितने भी स्मेल्टर्स थे, उनको कितना ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, डिक्लाइन हो गए। तो आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कैसे इंडिया में आई, अब ये देखते हैं। ये स्लैग हीप्स क्या होता है कि जब भी स्मेल्टिंग करते हैं, किसी मेटल को मेल्ट किया जाता है तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको स्लैग हीप्स बोलते हैं। द ईयर वॉज 1904 की बात है। हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब गर्मी का महीना था, कौन सा, अप्रैल। चार्ल्स वेल्ड एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, जो कौन थे, दोराबजी टाटा, तो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं जो कि है दोराबजी टाटा। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो मिट्टी की मतलब क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं पे कोई मेटल है या नहीं है, इस तरीके के। तो ये कौन थे, ये जो जमशेदजी टाटा थे उनके बड़े बेटे थे। तो वो छत्तीसगढ़ आए ढूंढने के लिए कि कहीं पर आयरन और उन्हें मिल जाए। उन्होंने बहुत सारे महीने लगाए, बहुत सारा पैसा लगाया। उन्होंने सोचा कि मतलब बहुत ढूंढा कि कहीं पे आयरन और मिल जाए तो कि कहीं पे गुड आयरन और मिल जाए। वहाँ पे उनको क्या करनी थी, जितने भी पैसे उनके पास थे उन्हें ना मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट लगाना था इंडिया के अंदर। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून टू बिल्ड अ बिग आयरन स्टील एंड इंडस्ट्री इंडिया। उन्होंने बोला कि उनके पास जितने पैसे हैं उसका जो बड़ा सबसे ज़्यादा हिस्सा वो क्या करेंगे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में लगा देंगे इंडिया में। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आयरन, लेकिन ये हो कैसे पाता, जब तक उन्हें आयरन और नहीं मिलते, जब तक लोहा नहीं मिलेगा तब तक लोहे की फैक्ट्री कैसे बनेगी। तो वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स, बहुत घंटे तक उन्होंने क्या किया, किसी फॉरेस्ट में वो घूम रहे थे। तो
वेल एंड दोराबजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज। उसके बाद वो एक गांव में आए तो उन्होंने देखा कुछ मैन और वुमेन ना बास्केट में, टोकरियों में आयरन ओर को लेके जा रहे हैं। तो वो लोग कौन थे? अंगारीज। कौन थे? छत्तीसगढ़ में ट्राइब मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में ये ट्राइब होते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के ट्राइब लोग थे, ट्राइबल। तो इन्होंने उनसे पूछा कि तुम ये कहाँ से ला रहे? तो उन्होंने उनको बोला कि यहाँ पे ना एक पहाड़ी है, वहाँ से हम ये लोग ला रहे हैं। वेल एंड दोराबजी रीच द हिल। फिर क्या हुआ? दोराबजी वहाँ तक पहुँच गए, देख लिया उन्होंने वहाँ पे फॉरेस्ट में क्या है वहाँ पर, हाँ, फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छा आयरन हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का आयरन हो रहा है। तो उन्हें कहीं भी अच्छी क्वालिटी का मिल नहीं रहा था, तो अब उन्हें कहाँ मिला? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा क्या माना जाता है? आयरन ओर के लिए सेंटर माना जाता है। तो कौन सी हिल थी वो? रजहारा हिल्स, जहाँ पे फाइनेस्ट ओर उनको उस वक्त मिला। तो यहाँ पे वर्ल्ड का फाइनेस्ट ओर अभी भी मिलता है। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर बहुत सूखा था, पानी नहीं था। तो आसपास फैक्ट्री होगी तो पानी की ज़रूरत होगी। चलिए, वहाँ पे कोई पानी की जगह मिली नहीं। फिर क्या हुआ? द टाटा हैड कंटिन्यूड देयर सर्च। अब उन्होंने अपनी सर्च जारी रखी, एक सूटेबल प्लेस ढूंढा कि कहाँ पर फैक्ट्री बननी चाहिए। हाउ द अंगारीज हेल्प। अंगारीज ने उन्हें हेल्प किया सोर्स ऑफ डिस्कवरी में, मतलब आयरन ओर को ढूंढने में, ठीक है। दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। जिसके बाद फिर क्या हुआ? भिलाई स्टील प्लांट बना। फ्यू ईयर लेटर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर। तो बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट से क्लियर किया गया। सुब्रनरेखा जो रिवर है जमशेदपुर में, वहाँ पर आयरन डिपॉजिट्स में मिल गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनी सेटअप हुई 1912 में, जिसका नाम था टिस्को। टिस्को वाज सेटअप एट एन opportune time. Although the late 19th century India was importing steel that was manufactured in Britain. अब हो क्या रहा था? जैसे बाकी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ रहा था कंपटीशन जो ब्रिटेन से आ रहा था, स्टील और आयरन, बाकी सब कुछ डिक्लाइन हो गया था। तो उस वक्त ये फैक्ट्री बनी थी, तो इनको भी फेस करना पड़ा। अब बात आती है एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब वहाँ पे ना उस वक्त हो क्या रहा था, जब इनकी फैक्ट्री बनी थी तो इंडिया में ना रेलवेज लेकर आए थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। तो हुआ क्या था कि वहाँ पे जो लोहा जा रहा था तो वो कुछ लोहा इनकी फैक्ट्री से भी गया। For long while, British experts in Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. मतलब ब्रिटिशर्स लोग मान ही नहीं सकते थे कि इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील इंडिया में हो रहा है। By the time Tisco was set up, the situation was changing. जैसे अब टिस्को बनी तो क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद सिचुएशन चेंज हुई। कैसे जी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो वही बात कि ब्रिटेन बिजी हो गया है वर्ल्ड वॉर में, वहाँ की फैक्ट्रीज बिल्कुल डम पड़ी हुई हैं। अब डिमांड जो है आयरन की, स्टील की और कपड़े की, वो कहाँ से पूरी हुई? इंडिया से। तो उस वक्त जो रेलवे भी बन रहे थे उनकी सबकी सप्लाई जो आयरन वगैरह की थी वो किसने की थी? टिस्को कंपनी से हुई, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या हुई कि धीरे धीरे ये वाली जो कंपनी है, टिस्को कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी बन गई। 90% जो चीज़ें थी 1919 में ब्रिटिशर्स लोग या कंपनी जो भी थी सब इन्हीं से खरीद रही थी। टिस्को कंपनी से जा रहा था स्टील और आयरन। तो उस वक्त क्या हुआ? अब ये टिस्को कंपनी अच्छी चल गई, बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गई उस वक्त। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन। तो उस वक्त क्या हुआ था कि ब्रिटेन का जो भी मार्केट में सामान आ रहा था उस वक्त, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम वो डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ के जो वीवर्स थे, यहाँ का जो कपड़ा था, यहाँ की जो फैक्ट्रीज थी, उन्हें ग्रो करने का मौका मिला, तो कंपटीशन कम हो गया। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया पूरा। तो एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट्स जो थे वो डेवलप हुए एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम स्ट्रॉन्गर। जो इंडस्ट्रियल क्लास थी, जिनकी इंडस्ट्रीज थी, वो स्ट्रॉन्ग हो गए। द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर, स्ट्रगलिंग टू रिटेन इस कंट्रोल ओवर इंडिया। फिर अपना कंट्रोल खुद जमाने के लिए इंडिया में स्ट्रगल चल रही थी, बहुत आवाज़ें उठ रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड लास्ट डिकेड्स ऑफ कॉलोनी रूल। तो बहुत सारी डिमांड्स को बहुत सारी इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ की डिमांड्स को इन कंपनी वालों को मानना पड़ा। तो ये है जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात। तो इसमें पढ़ेंगे कि जापान को जब 1868 में थोड़ी सी पावर मिली, बिलीव दैट जापान नीडेड इंडस्ट्रियलाइज। अब
जब 1868 में उनको थोड़ी सी पावर मिली तो हुआ क्या कि वहाँ के गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ इंडस्ट्रियलाइज होने की ज़रूरत है, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डोमिनेशन हो रहा है हमें उनको कम करना है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पे पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ, रेलवे, स्टीम पावर शिप्स ये सब डेवलप हुए। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, जो भी लोग थे, इन्होंने क्या किया, अच्छे से इंडस्ट्रीज़ बनाई गवर्नमेंट ने, और क्या किया, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे वहाँ पे उनको सस्ते में बेच दी ताकि वो अच्छे से चला सके बिजनेस फैमिलीज़ को। तो इस तरीके से यहाँ पे हेल्प मिली, तो यहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। लेकिन इंडिया में हेल्प ही नहीं मिली थी किसी को भी ना। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप? किस तरीके का कपड़ा होता था यूरोप में? तो बता सकते हैं आप, कॉटन क्लॉथ जाता था इंडिया से, है ना, कॉटन क्लॉथ जाता था इंडिया से। व्हाट इज जामदनी? जामदनी, बांधना, अगरिया, ये क्या होता है? ये सारे सॉरी, अगरिया कौन थे? ये ट्राइबल लोग थे ना, छत्तीसगढ़ के, है ना, ट्राइबल लोग थे छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है? पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ है जिसके ऊपर डिज़ाइन पैटर्न, फ्लोरल पैटर्न थे। तो ये बताना कि किस किस तरीके के। बात आती है फिलिप्स की। द वर्ड चिन्स कम फ्रॉम द वर्ड। किस वर्ड से चिन्स आया है? कौन सा वर्ड था जिससे चिन्ह आया है? तो वो था, क्या था? CHINT। चिन्ह। टीपू स्वॉर्ड्स वाज मेड ऑफ। टीपू की जो स्वॉर्ड थी वो कौन से स्टील से बनी थी? वो था वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन इन दैट सेंचुरी। इंडिया की जो टेक्सटाइल्स थी वो कब डिक्लाइन हुई, है ना, कब से हुई? तो 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिला था। चलिए कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज? जो डिफरेंट नेम्स है टेक्सटाइल्स के, वो हमें कैसे बताते हैं हिस्ट्रीज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स। तो क्या हुआ, जो ये टेक्सटाइल हैं, जो ये कपड़े के जो अलग अलग नाम हुए, तो उससे हमें पता चला कि किस किस जगह पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बन रही थी, है ना, किस किस जगह पर कौन कौन सी जगह उस वक्त फेमस हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट। अब क्या हुआ, जो वूल और सिल्क प्रोड्यूसर्स थे इंग्लैंड में, उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया कि जो इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है कपड़ा वो ना आए? उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज बन रही थी, उन्हें कंपटीशन नहीं चाहिए था इंडिया का, ठीक है, तो उन्हें सपोर्ट मिला। फिर कौन सा रूल आया यहाँ पे, आप बताना वो कौन सा एक्ट था, उस एक्ट का नाम क्या है, वो कब आया, उसका नाम मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया? कि ब्रिटेन की जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप हुई थी, उन्होंने इंडिया में कैसे अपना क्या प्रभाव पड़ा? इंडिया में ये प्रभाव पड़ा, जितने भी वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, सबके काम छूट गए, सब एम्प्लॉयमेंट सबका ख़त्म हो गया था, सब लोग गरीब हो गए थे ना। तो अब ब्रिटेन का जो कपड़ा था वो पूरे वर्ल्ड में छा रहा था, क्योंकि वो चीप था बहुत और ज़्यादा अमाउंट में बन रहा था। वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज डिक्लाइन इन 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में जो स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन क्यों हुई? क्योंकि हुआ क्या था, इस वक्त ब्रिटेन से आयरन और स्टील आ रहा था, और यहाँ के स्मेल्टिंग वर्कर्स जो थे उनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ रहा था लकड़ियों पे, फॉरेस्ट लॉ जो आए थे उसकी वजह से इनको बहुत फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया में स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई। व्हाट प्रॉब्लम डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट? तो इंडियन टेक्सटाइल जो थी उन्होंने शुरुआत के दिनों में क्या फेस किया? शुरुआत की ईयर्स में उन्होंने कंपटीशन फेस किया ब्रिटेन से, ठीक है, उनको भरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं करी थी, हेल्प नहीं करी थी। व्हाट हेल्प टिस्को? उसके बाद फिर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो उनको उभरने का, ग्रो करने का मौका मिला। व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपेंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो यहाँ पे पूछा गया है कि टिस्को को कैसे हेल्प हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। यहाँ पे जो रेलवेज बन रहे थे उनकी वजह से, है ना, टिस्को एक्सपेंड किया, टिस्को का काम एक्सपेंड हुआ। एंड क्या हुआ कि ब्रिटेन उस वक्त बिजी था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जिसकी वजह से ब्रिटेन में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, तो आर्मी में जितनी सारी चीज़ें चाहिए होती, जो आयरन चाहिए था, वो सब कहाँ से जाता है? टिस्को से जा रहा था, तो इसलिए वो इजीली ग्रो कर पाई, एक्सपेंड कर पाई। तो आज का ये चैप्टर, आज की क्लास खत्म हुई है यहीं पर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को,
एंड बेल आइकन को प्रेस किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस चैनल पे आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, इस बुक के इससे पहले जो चैप्टर्स हुए सारे अपलोड कर दिए गए हैं एंड 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी भी अपलोड कर दी गई है। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका हो, जो भी डाउट हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद।